26 नवंबर भारत के लिए गर्व करने वाले विषय या फिर भारत को गौरवान्वित कर देने वाली वह तिथि जिस दिन भारत ने इस देश को लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक रूप से चलाने का फैसला किया और भारत को उसका अपना संविधान, उसका अपना लिखित कानूनों का दस्तावेज प्राप्त किया और भारत के लोगों ने उसे स्वीकार किया या फिर उसे अंगीकृत किया। वही वह दिन है 26 नवंबर का। लेकिन 26 नवंबर 2008 को एक और ऐसी घटना घटती है जिस दिन ये 26 नवंबर हमारे लिए शोक और दुख का भी दिन बन जाता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में, जो कि एक भारत का अस्मिता या फिर भारत का एक सौंदर्य का स्थान है, एक भारत की एक सबसे बड़ी शान का स्थान है, वहां पे आतंकवादियों ने हमला किया और भारत के नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को मौत दे दी या फिर हमारे भारत के नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की शहादत हो गई उस आतंकी हमले में। तो 26 नवंबर का तिथि भारत के इतिहास में दो बड़े कार्यों के लिए याद रखा जाता है। पहला कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन अपनाया गया था, यानी भारत को संविधान प्राप्त हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। और दूसरी ओर इसी 26 नवंबर को हम याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने आतंकवादी के हमले में अपने जान गंवा दी। आज हम बात करने वाले हैं संविधान दिवस के बारे में कि संविधान दिवस और उसके कुछ इतिहास के कुछ पन्नों को आज पलटने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, एसबीआई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे भारत के संविधान का इतिहास या फिर उनके कुछ अहम या मुख्य भाग के बारे में। तो संविधान दिवस, ब्रिटिश रूल से संविधान निर्माण तक के इतिहास को हम लोग देखने वाले हैं कि भारत में दस्तावेजों के अनुसार कानूनों को चलाना या फिर भारत पे शासन करना कहां से स्टार्ट हुआ। वो ब्रिटिश रूल था, उसके बाद फिर भारत का अपना संविधान बनाया गया, स्वतंत्र भारत का संविधान को अपनाया गया और फिर भारत के को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करके यहाँ पे शासन किया गया। सबसे पहले अगर इतिहास के बारे में देखिए, जब कानूनी दस्तावेज भारत में आने प्रारंभ हुए और उन कानूनों के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था के बागडोर को संभाला गया, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का दो बड़े युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को हराया था और भारत पे अपना वर्चस्व को बढ़ाया था। वहीं से भारत पे ब्रिटिश रूल को और बढ़ाने का या फिर उसका वर्चस्व को और बड़ा करने का परंपरा प्रारंभ हो गया। तो इन दोनों बड़े युद्धों में भारत के शासकों के हार जाने के बाद जब इनका वर्चस्व यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता देने के लिए क्या भारत में शासन कर सकते हैं, इसके लिए 1773 में सबसे पहला एक दस्तावेज आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और यहीं से भारत में नियम और कानूनों का दस्तावेज ब्रिटिश क्राउन की ओर से, ब्रिटिश संसद की ओर से आना प्रारंभ हो जाता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह पहले ऐसा दस्तावेज है जो भारत पे लगाया गया और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता भी प्राप्त हुई और उनको नियंत्रित करने के कुछ प्रावधान भी उसमें दिए गए। इसके बाद ऐसे बहुत सारे एक्ट भारत में आते गए और भारत के इन क्षेत्रों पर जहां पे ब्रिटिश हुकूमत था वहां पे उसको लागू किया गया। जैसे 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ये चार्टर्ड एक्ट थोड़ा सा अहम हो जाता है क्योंकि इसी चार्टर्ड एक्ट 1833 के इस चार्टर एक्ट के बाद कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी की ओर से जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है और मद्रास का गवर्नर जनरल यानी मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, उन दोनों के शक्तियों को बंगाल के प्रेसिडेंसी के पास समाहित कर दिया जाता है और उसको एक नया नाम दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। ये 1833 के चार्टर एक्ट से इस बात का तय किया गया था। इसके बाद 1853 का भी चार्टर अधिनियम आया। फिर अधिनियम का आने का सिलसिला ऐसे चलते रहा। 1858 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और 1858 में एक नया दस्तावेज आता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। अब ये अधिनियम क्यों लाना पड़ा? जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 में भारत में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग संपूर्ण क्रांति का भी नाम देते हैं या फिर 1857 का विद्रोह कहते हैं, 1857 का क्रांति कहते हैं, जिसका इतिहास झांसी की रानी से जुड़ा हुआ है, जिसका इतिहास मंगल पांडे से जुड़ा हुआ है, जिसका इतिहास
झारखंड के नीलांबर पीतांबर से लेकर ठाकुर विश्वनाथ शाही हो, नादिर अली शाह हो, इन सबों के नाम से जुड़ा हुआ है। जब देश के बहुत सारे ऐसे नेताओं ने या फिर ऐसे संगठनों ने अंग्रेजों को एक तरह से कहें तो नाको चने चबवा दिया था, और इन्होंने बहुत बड़ी साहस के साथ, हालांकि वहां पे नेतृत्व का थोड़ा सा कमी हो जाने की वजह से भारत को उस क्रांति में, उस विद्रोह में विजय प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत खूब से किया, अपने क्षमता को भी दिखाया, और इस क्षमता के वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, उनको भी भारतीयों के शक्ति या फिर इस नेतृत्व का, उनके हौसले का पता चलता है, और उन्हें एहसास होने लगता है कि अब भारतीय चुप बैठकर हमारे द्वारा किए गए शासन या फिर हमारे द्वारा किए गए दरिंदगी को सहने वाले नहीं है। अब ये अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और ये तो 1857 की घटना एक झांकी है, आगे भी और ऐसी चीजें हो सकती है। तो जब ऐसी कुछ होती है तो इसके बाद जो सत्ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सत्ता था भारत क्षेत्र का, उस सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से उठाकर सीधे क्राउन को सौंप दिया जाता है, और ये 1857 के क्रांति के बाद 1858 के उस भारत शासन अधिनियम में तय किया जाता है कि अब ये सत्ता और उसका आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगा, बल्कि क्राउन के पास चला जाएगा, और यहीं से फिर वायसराय का पद का भी सृजन किया जाता है। फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है। 1873 में एक और अधिनियम आता है। इसके तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग करने का एक निर्देश आता है, और इसी अधिनियम के तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत जो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको भारत की भी महारानी या भारत की साम्राज्ञी का पदवी दिया जाता है, और ये 1876 को उसी शाही उपाधि अधिनियम के तहत इस चीज को लागू किया जाता है। इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम को लाया गया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम फिर से आया, जिसको लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। यह 1909 में लाया गया था, जिसमें मार्ले और मिंटो के द्वारा की गई कुछ नियमों में सुधार किया गया है, इसीलिए उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। इसमें मुस्लिम सदस्यों को मतदान करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही दिया गया। ये एक सांप्रदायिक बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उस समय तक भारत के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम या संप्रदाय को लेकर बहुत बड़ी मतभेद या फिर बहुत बड़ा कोई कलेश नहीं था, लेकिन जब यह अधिनियम आया था 1909 में, उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को कोई हिंदू मतदाता वोटिंग नहीं कर सकता था। यानी अगर कोई मुस्लिम मतदाता है, उसे मुस्लिम मतदाता ही वोटिंग करे, उसको कोई हिंदू मतदाता वोटिंग नहीं करे। और दूसरी तरफ से जो हिंदू मतदाता है, उसको मुस्लिम मतदाता, जो भी हिंदू के रहेंगे सदस्य, उनको मुस्लिम मतदाता अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। और यहीं से सांप्रदायिकता को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, थोड़ा सा कलेश या मनमुटाव को शुरुआत किया जाता है। यानी हिंदू और मुस्लिम को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा इस अधिनियम के तहत भारत में थोपा जाता है। 1919 में भारत शासन अधिनियम फिर से आ गया। उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और ये केंद्र को द्विसदनात्मक व्यवस्था देने का एक प्रयास था। मतलब अब केंद्र में जो संसदीय व्यवस्था होगी वो एक सदन की नहीं, दो सदन की होगी, और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी उसको अपनाया गया है। जैसे कि वर्तमान समय में हमारे संसद के दो हिस्से हैं, दो प्रमुख सदन हैं, और उन दोनों सदन का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं 1919 के उस भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस क्षेत्र में भी लागू किया गया था। उसके बाद हमें 1935 का भारत शासन अधिनियम को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दस्तावेज है। उस समय का सबसे बड़ा दस्तावेज यही था। वर्तमान संविधान है, उसमें कई ऐसे हिस्से हैं जो इसी भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। उस समय उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी 1935 के उस भारत शासन अधिनियम में। अगर उसके बाद बात करें तो उसमें क्या क्या आता था, उस अधिनियम में क्या क्या ऐसी पॉइंट थे, तो उस अधिनियम में प्रांतीय व्यवस्था था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी, जो केंद्रीय न्यायालय होते हैं, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की गई थी कि यहाँ पे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से चुनाव हो नहीं रहे थे और यहाँ पे लोकतांत्रिक अभी आया नहीं था, इसलिए सर्वोच्चता ब्रिटिश संसद की रहेगी। ऐसी बातें, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, जो हम बात कर रहे थे 1909 के उस एक्ट में, उसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की भी बात की गई थी। यानी धर्मों के आधार पे उनको पद देना, उनको सीट्स देना,
लोकतंत्र में, ये सही नहीं था, इसके विस्तार की बात की गई थी। और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था इत्यादि काम को भी किया गया था हमारे इस भारत के क्षेत्र में। उसके बाद 1947 में जब देश को आजाद किया जाता है, उस समय ये आखिरी एक तरह से ब्रिटिश की तरफ से बन के कोई रूल आता है और उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्र किया जाता है और इसी एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान दो नए गणराज्य की स्थापना की जाती है। अब अगर संविधान के बारे में बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण की कुछ कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर बारे में देखते हैं तो उसमें है 1924 में सबसे पहले संविधान का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कौन रखा था, तो 1924 में भारतीय संविधान का सबसे पहला प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मोतीलाल नेहरू ने किया था। और ये उस समय स्वराज पार्टी के सचिव माने जाते थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने ही सबसे पहले भारत का अपना संविधान और ऐसा प्रस्ताव को रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। उसके बाद 1935 में एम.एन. रॉय जो कि कम्युनिस्ट के एक नेता थे, वो किसी उसमें कोई बड़े संगठन से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन एक अच्छे नेता थे, तो एम.एन. रॉय ने भी औपचारिक रूप से इसकी मांग की थी कि भारत का कोई अपना संविधान होना चाहिए। वो 1934 में उन्होंने की थी। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा भी भारत के संविधान की मांग लगातार होने लगी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन के सामने प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद के कारण इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपस में मतभेद थे कि आखिर इसके सत्ता का कौन चलाएगा या फिर भारत और पाकिस्तान को दो अलग हिस्से करने हैं या नहीं करने हैं। इसी मतभेद के कारण 1942 में क्रिप्स मिशन के सामने रखा हुआ भारत का अपना संविधान बनाने का प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार बहुत सारे ऐसे चर्चाओं के बाद, मतभेद होने के बावजूद भी जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारत में अपना संविधान को निर्माण करने का यानी संविधान सभा के गठन की मंजूरी मिल जाती है। तो अगर बात की जाए कि भारत को संविधान सभा गठन की मंजूरी कब मिलती है, तो मंजूरी 1946 को मिलती है, स्वीकृति प्रदान हो जाती है। अब भारत अपना संविधान सभा का गठन कर सकता है। जैसा कि हम इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग थे इस संविधान सभा में। इस तरह का संविधान सभा था जो अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जो संसद भवन था, वही संसद भवन उस समय का संविधान सभा भी बनाया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस समय 1946 में जब गठन किए गए थे उसमें 389 थी जो निश्चित किए गए थे। उसमें जुलाई 1946 में एक चुनाव होता है जिसमें संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाना था कि कौन कौन से सदस्य इसमें आएंगे। तो उस चुनाव में 296 सीट का चुनाव होता है। बाकी सीट जो थे वो मनोनीत थे उन प्रांतों के लिए जो देसी रियासत थी या फिर ब्रिटिश की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके लिए कुछ मनोनीत थी। बाकी जहां पे चुनाव होना था वहां से उन चुनाव 296 सीट पे चुनाव हुआ था, उसमें से 208 सीट तो कांग्रेस को मिलता है और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिल जाता है। साथ ही 15 और ऐसे सीट थे जो कुछ निर्दलीय थे, जो किसी पार्टी से नहीं थे। ऐसे कुछ लोगों के या कुछ छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर 15 और सीट मिलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए उन सदस्यों को चुना गया। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो उस सभा के जो सबसे वरिष्ठ यानी सबसे उम्र दराज जो सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर तब तक के लिए बनाया जाता है अस्थायी रूप से, जब तक कि संवैधानिक रूप से किसी का चुनाव ना हो जाए अध्यक्ष पद के लिए। तो इसी तरह से अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत के संविधान के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था उनके उम्र या उनके वरिष्ठता को देखते हुए। उसके बाद सभी बैठकें वर्तमान के संसद भवन में होती थी। जो संसद भवन था उसमें सभी बैठकों को किया जाता था और उस समय वो संविधान सभा का रोल भी वही सदन करता था। और उसके बाद देश को चलाने के लिए अगर संसद भवन की बात की जाए तो दोनों काम वही सभा या फिर वही सदन संविधान का भी निर्माण करता था और वही सदन देश को भी चलाता था। वहां पे चर्चाएं भी होती थी उस समय देश को चलाने के लिए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान का अलग संविधान बनाने का मांग किया। जब ये बात आगे बढ़ने लगा और मोहम्मद अली जिन्ना ये बात ठान चुका था कि हमें अलग देश चाहिए, हम इस भारत के देश के हिस्से
में नहीं रहेंगे, हमें अपना एक अलग देश चाहिए। तो इसीलिए वो उसने संविधान के इस बैठक का बहिष्कार भी कर दिया। उसने अपना पाकिस्तान के लिए अलग एक संविधान सभा का मांग की या फिर संविधान गठन की मांग की। यही वह भवन, वर्तमान जो प्रोजेक्ट हाउस है उससे पहले का संसद भवन, यही भवन संविधान सभा के रूप में भी कार्य करता था और यही भवन उस समय संसद के रूप में भी कार्य करता था। देश को चलाने के लिए भी इसी भवन का यूज किया जाता था। अगर हम समितियां की बात करें कि संविधान सभा में कौन कौन सी अहम समितियां थी और उस समितियों में कौन कौन से अध्यक्ष या बड़े पद पे स्थापित थे और समितियों को चला रहे थे, तो समितियों में सबसे ऊपर था संचालन समिति। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन्होंने ही बहुत सारे प्रांतों को, 562 प्रांतों को मिलाकर एक देश का गठन किया था। इसके बाद प्रारूप समिति, जो संविधान सभा का सबसे अहम समिति थी, जिसमें संविधान के सभी विषयों पे चर्चा कराना और एक फाइनल पॉइंट पर लेकर आना, यह इसी समिति का काम था कि जितने भी सुझाव आए हैं संविधान के लिए उन पे चर्चाएं हो और उन चर्चाओं में एक अहम पॉइंट को उठाकर उसको सेट करना, उसी को का नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम लोग वर्तमान में संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। फिर राष्ट्रध्वज संबंध समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और इस संविधान सभा में पुरुषों के साथ साथ 15 महिला सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने संविधान में अपने विचार को रखे या फिर संविधान के निर्माण में अपना अहम भूमिका को निभाया। ये वो मूल प्रति है संविधान का, ये फर्स्ट पेज कह सकते हैं या फिर कवर पेज, ये भारत के संविधान का, भारत का संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। 2 प्रति हिंदी और इंग्लिश में आया था, तो हिंदी वाला कहा था भारत का संविधान। उसके बाद ये उसके प्रस्तावना का ये उद्देशिका है, यहीं से भारत के संविधान को बनाना स्टार्ट हुआ था। और ये कुछ अहम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के गठन या फिर भारत के संविधान के गठन में अपना बड़ा योगदान दिया, बड़ा कार्य को पूरा किया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अब वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बना दिया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 से पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को वहां पे रखा और वहीं से संविधान सभा की कार्यवाही भी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भूलने वाली नहीं होनी चाहिए, वो है B.N. राव की, उनकी अपना योगदान। अगर पूरे संविधान सभा में बड़े बड़े लोगों की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में या फिर विदेशी मामलों के अध्ययन का जो विषय है, सबसे ज्यादा डिग्रियां जिनके पास प्राप्त है, अनुभव जिनके पास था, उनमें अगर भीमराव अंबेडकर के बाद कोई आता था, उनकी शिक्षा की अगर बात की जाती थी तो वो थे V.N. राव। यानी भीमराव अंबेडकर और V.N. राव, ये दोनों मिलकर ही अपने ज्ञान, अपने नॉलेज का यूज किए संविधान को बनाए हैं। तो B.N. राव ने संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किया, यानी संविधान सभा में नए नए आइडियाज या फिर जो कुछ भी पॉइंट्स को ऐड करने हैं, हटाने हैं, उसमें एक प्रमुख सलाहकार के रूप में आए और अपना योगदान दिया। फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उससे पहले महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे संविधान सभा के लिए, लेकिन वहां से हार जाते हैं और बाद में उन्हें बंगाल से भेजा जाता है चुनकर और फिर वो सभा में जाते हैं। हालांकि उसमें मुस्लिम लीग का भी कुछ समर्थन होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां भेजने का या फिर संविधान सभा में रखने का, उनका भी प्रस्ताव आया था। तो उनके साथ मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त को चुन करते हैं, यानी संविधान सभा के गठन होने के बाद इनका चुनाव आता है और जब ये आते हैं तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि इनकी नॉलेज, इनकी जानकारी इतनी अच्छी थी, ये दूसरे देशों का संविधान इतने अच्छे से समझते थे कि उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना आवश्यक हो गया था। फिर 31 दिसंबर 1947 को जब बंटवारा हो जाता है तो बंटवारा में चूंकि पहले का जो सदस्यों की संख्या था 389, वो उस समय के भारत का सभी लोगों के, सभी प्रतिनिधियों की संख्या थी, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। लेकिन जब यह बंटवारा हो जाती है तो 31 दिसंबर 1947 को फिर से पुनर्गठन किया जाता है, यानी जो क्षेत्र के सदस्य संविधान सभा में है और वो क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया है, उनको हटाकर जब पुनर्गठन किया गया तो कुल सदस्यों की संख्या जो हुई वो 389 से घटकर 299 हो जाती है। और ये चुनाव कैसे था, तो हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट को आवंटित किया गया था, यानी 10 लाख लोग अगर हैं
उसमें एक सीट या एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का आएगा और संविधान के निर्माण में अपना सुझाव, अपना प्रस्ताव या फिर उसके चर्चा में हिस्सा लेगा। इसके बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने एक रिपोर्ट पेश किया जो कि संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो चुका था। उस प्रारूप पे चर्चा के लिए एक रिपोर्ट को पेश करता है और 4 नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 अलग अलग चर्चाएं हुई। 100 दिनों से ऊपर तक चली इन चर्चाओं के बाद संविधान को अपनाया गया। हर एक पॉइंट, हर एक विषय, हर एक अनुसूची पर, हर एक भाग पर बहुत गहन चिंतन, बहुत गहन चर्चा हुआ और उस चर्चा के बाद भारत के संविधान को अपनाया जाता है। उसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है, यानी संविधान को भारत के उस समय के संविधान सभा के सभी सदस्य अपना लेते हैं और उस संविधान को अंगीकृत कर लेते हैं। और इसीलिए वर्तमान में हम लोग इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान को अपना लिया गया था, आत्मसात कर लिया गया था। अगर संविधान के कुछ हिस्सों की बात किया जाए तो संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, तो समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन का कुल समय संविधान के निर्माण में संविधान निर्माताओं ने लगाए थे। अगर खर्च की बात की जाए तो इसमें कुल 63,96,729 रुपए का खर्च संविधान को बनाने में लगा था, संविधान को तैयार करने में इतना व्यय करना पड़ा था। संविधान में वास्तविक संविधान जब उसमें बना था 1949 में, जो बनकर तैयार हुआ था, उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगर हम क्रम की बात की जाए तो क्रम हमारे पास अभी भी 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन इसी में ए बी सी डी या क ख ग घ करके इसकी संख्या को और बाद में संशोधन करके बढ़ाया गया है। 24 जनवरी 1950, जैसे हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, उससे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी बैठक में 24 जनवरी 1950 को ही कुल 284, जो उसमें 284 सदस्य 296 में से 99 में से बच गए थे, वही 284 सदस्यों ने अपनी अंतिम हस्ताक्षर, अपना अंतिम सिग्नेचर किया उस संविधान के प्रति पे और उस संविधान को लागू करने के लिए तैयार किया। संविधान का जो मूल प्रति है उसको किसी टाइपराइटर मशीन से टाइप नहीं किया गया, बल्कि अपने हाथों से लिखा है इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा ने, और इन्होंने इस संविधान के मूल प्रति को लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया या फिर कोई मानदेय या कोई वेतनमान नहीं लिया, बल्कि प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान के मूल प्रति को लिखने के लिए एक छोटा सा शर्त रखा था और यह शर्त यही था कि हर प्रति पे उनका नाम लिखा जाए और 2 प्रति उनके परिवार को उपहार के रूप में भेंट किया जाए। तो प्रेम बिहारी रायजादा का लिखावट बहुत अच्छा था, कर्सिव राइटिंग में लिखते थे और संविधान को बहुत अच्छे लिखावट में, अच्छे सजावट में लिखा था, इसीलिए इनसे लिखवाया गया और इसके लिए संविधान के हर प्रति में उनका नाम लिखने का उनको छूट दी गई और वे इसी शुल्क पर कि मेरा नाम लिखा जाए संविधान को लिखा अपने हाथों से। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कुछ कुछ जो मेन पॉइंट से कब किस दिन संविधान सभा में किसको अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इससे पिछले कुछ वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपना लिया गया था तो लागू करने में इतना विलंब क्यों किया गया, तो उसका बस एक ही कारण था कि 1930 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी को ही भारत को स्वतंत्रता मनाने की जो अपील की गई थी, इसीलिए उस 26 जनवरी के दिन को जीवित रखने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस दिन तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, तो फिर 26 जनवरी के उस तिथि को जीवित रखने के लिए, हालांकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। फिर अगर बात करें कि संविधान दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो 15 नवंबर 2015 को, माफ 15 नवंबर 2015 को सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की सरकार, उसने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया और उन्होंने ये अपील की कि 26 नवंबर जिस दिन संविधान को अपनाया गया था वो दिन लोग विस्मरण करते हुए जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि ये तिथि भी
एक देश के पन्ने में, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाए और 26 नवंबर को लोग ना भूलें। यही वो इमेज की बात किया जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हैं और वहीं से देश एक गणराज्य के रूप में, एक दस्तावेज के हिसाब से चलने वाला, लोकतांत्रिक के हिसाब से चलने वाला, एक संविधान के अनुसार चलने वाला देश बन जाता है। और वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है और उसके बाद 51-52 में पहला चुनाव भी होता है और चुनाव के बाद देश की जनता अपने मत का अधिकार करके देश को प्रधानमंत्री या फिर देश को शासक देते हैं और वहीं से लोकतंत्र का प्रारंभ होता है। यानी वर्तमान समय में हम और आज जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसी का दिवस यानी संविधान दिवस, द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो या फिर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो ट्यूटोरियल हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्दी आएंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।